चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. शॅल वी स्टार्ट. सर्वप्रथम नवीन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हे वर्ष आपणा सर्वांस आनंदीचे, सुख समृद्धीचे, भरभराटीचे, आरोग्यदायी जावो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. वट ओके. आणि काय म्हणू, तुमचा लवकरात लवकर अभ्यास कंप्लीट होऊ दे. ईश्वर तुम्हाला भरपूर अभ्यास करण्याची बुद्धी देऊ दे, क्षमता देऊ दे, आणि तुम्ही सीएच्या एक्झाम फटाफट फटाफट पास होऊ दे आणि भरपूर भरपूर पैसे कमवू दे आणि त्यानंतर मला पार्टी द्या. ओके, चलो नाउ शैल वी स्टार्ट. यस, आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों आज टारगेट रख के आया हूं क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने का. कितने? 10 क्वेश्चंस. शैल वी स्टार्ट. कल का होमवर्क कंप्लीट किया आप लोगों ने? 2 मिनट में चेक कर लेंगे, कुछ डाउट्स है तो डिस्कस कर लेंगे. मुझे लगता है कि कोई डाउट होने नहीं चाहिए क्योंकि एकदम आसान सा क्वेश्चन था. फिर भी आप आंसर चेक करो बच्चों. आंसर मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, आज लिंक शेयर कर दूंगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, तो चेक योर कॉस्ट शीट. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 4,90,000 आया. प्राइम कॉस्ट 7,30,000 आया. वर्क्स कॉस्ट 8,30,000 आया. ये कौन सा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट है? नेट वर्क्स कॉस्ट 8,27,000 आया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,77,000 आया. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्वेश्चन में मेंशन थे कि वो जनरल है या आपने एज्यूम, सॉरी रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या आपने एज्यूम किया? फिर मेंशन था. ओके, नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. फिर आपने स्टॉक एडजस्ट किया. यू गॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज 8,57,000. देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 25,000 रुपए ऐड करने के बाद आपको मिला कॉस्ट ऑफ सेल्स. एंड देन यू गॉट द नेट प्रॉफिट एंड देन 10 लाख रुपीज का सेल्स आ गया. इज इट राइट? इज एवरीवन गेटिंग 10 लाख एज देयर आंसर? रिशिता जी, व्हाट हैपेंड? नहीं आया 10 लाख? आया ना? अब क्या सोच रहे हो? टेन लाख. ओके, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना? टोमेटो टमाटो. चलो, टमाटू. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं. 4 तक सारे क्वेश्चन खत्म. धीरज आज खुश लग रहे हो, अच्छा लग रहा है देख के. क्वेश्चन, नया साल नए रिजोल्यूशंस. If you are not able to achieve your resolutions, change your resolutions after trying. हाँ, चलो आगे बढ़ू क्या? From the following particulars, you are required to prepare cost sheet of Aditya Industries. Opening inventories. Raw material opening stock is given to you. WIP opening stock is given to you. Finished goods opening stock is given to you. 10,000 यूनिट्स आपके पास पहले से है. ओके. क्लोजिंग इन्वेंट्रीज. रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन टू यू. WIP क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन टू यू. फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री नॉट गिवन टू यू. यू हैव टू कैलकुलेट इट. ओके. रॉ मटेरियल परचेस्ड. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंजम्पशन करके जाएगा. जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेस्ड. आईटीसी अवेलेबल. आईटीसी मतलब क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल. सो टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है मतलब ये खर्चा मेरा नहीं है और इसको मैं कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं करूंगा. वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स मतलब डायरेक्ट वेजेस. धीरज, वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स. प्रोडक्शन वर्कर्स मतलब जो प्रोडक्शन का काम करता है, मतलब ये इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट वेजेस है. एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज. एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज कहां पे जाएगा?
डायरेक्ट एक्सपेंस में। ओके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड 26,52,000, कहां पे जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ट्रैवलिंग अलाउंस पेड फॉर ऑफिस स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मशीन आवर्स वर्क 21,600 आवर्स, मशीन आवर रेट 8 रुपीज पर आवर। मतलब ये आपको क्या मिलेगा बच्चों? मशीन के खर्चे मिलेंगे आपको। मशीन के खर्चे मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। मशीन का उपयोग 1 घंटे के लिए होता है तो आपको 8 रुपए का खर्चा आता है। इस पूरे पीरियड में आपने 21,600 घंटे काम किया है तो आपको उसके अनुसार मशीन के खर्चे मिल जाएंगे। मशीन के खर्चे मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। यूनिट सोल्ड 1,60,000। मेरे पास 10,000 यूनिट थे शुरुआत में, इज इट राइट? बोलो बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। मेरे पास शुरुआत में कितने यूनिट्स थे? 10,000 यूनिट्स थे। चेक कर रहे हो क्वेश्चन के अनुसार? इस पीरियड में हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? यहां पे दिया है देखो आगे, 1,94,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो मेरे पास कितने यूनिट्स होने चाहिए थे अगर मैं एक भी यूनिट नहीं बेचता तो? 2,04,000 यूनिट होने चाहिए थे। उसमें से आपने बेच दिए 1,60,000 यूनिट्स, तो बेटा बैलेंस कितने यूनिट्स का रह गया? 44,000 यूनिट्स का। Am I right? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूं। मेरे पास 10,000 यूनिट थे, फिर मैंने प्रोड्यूस किए इस पीरियड में 1,94,000 यूनिट्स। तो ऐसे में अगर देखो तो 2,04,000 यूनिट्स मेरे पास हो गए। बोलो, और मैंने बेचे हैं 1,60,000 यूनिट्स। तो मैं ये तो बता सकता हूं कि 44,000 यूनिट्स का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। बट मेरा प्रश्न अलग है, मैं अलग चीज के बारे में सोच रहा हूं। ये जो सोल्ड यूनिट्स है ये नए मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स में से बेचे हैं या ये 10,000 यूनिट बेच के बचे हुए यूनिट्स इस नए मैन्युफैक्चर्ड यूनिट से बेचे हैं, या फिर आप ऐसा कोई नया पुराना हिसाब किताब रखते ही नहीं हो और एवरेज करके इसमें से थोड़े हो सकते हैं, इसमें से थोड़े हो सकते हैं, ऐसा बेचे हैं। आई मीन 1,60,000 यूनिट्स बेचे हैं, वो कौन से बेचे हैं? क्योंकि इस साल प्रोडक्शन का कॉस्ट अलग होगा और आपका ओपनिंग जो 10,000 यूनिट का फिनिश गुड्स है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है बेटा? 9,60,000। मतलब 9,60,000 डिवाइडेड बाय 10,000, यानी ये प्रोडक्ट्स मैंने 96 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से प्रोड्यूस किए हैं। जरूरी नहीं है कि इस पीरियड में 96 रुपीज पर यूनिट ही आपका कॉस्ट आएगा। इस बार शायद आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई होगी, तो मे भी आपका प्रोडक्ट इस साल जो बनेगा, यानी मैं बात कर रहा हूं 1,94,000 यूनिट जो इस साल बनेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकालने वाले हैं, तो मे भी वो पर यूनिट 100 रुपीज आ सकती है। अभी आपको ये इंपॉर्टेंट समझना है कि आपके फैक्ट्री में सेल होता है वो कौन से मेथड से होता है। मतलब डू यू फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड? मतलब आप ओपनिंग लॉट में से जो गुड्स है वो पहले बाहर निकालते हो बेचने के लिए, क्योंकि उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स है वो कौन से लॉट से है। क्योंकि अगर वो ओपनिंग लॉट से है तो उसका वैल्यूएशन कितने से करना पड़ेगा? 94 रुपीज से करना पड़ेगा। बट अगर वो क्लोजिंग लॉट से है, मतलब नए लॉट से है, तो मुझे उसका वैल्यूएशन कौन से रेट से करना पड़ेगा? हमारा जो अभी रेट निकलेगा उस रेट से करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक होने के कारण, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होने के कारण हमें ये सब सोचना पड़ेगा। बट ये कौन से पॉइंट पे सोचना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के वक्त। ऑब्वियस सी बात है, हम फीफो मेथड एज्यूम कर लेंगे तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा 44,000 यूनिट्स का, वो करंट कॉस्ट के हिसाब से होना चाहिए। 94 रुपीज का इसके ऊपर इंपैक्ट होना नहीं चाहिए। मोस्टली हम फीफो ही फॉलो करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। बट एवरेज कॉस्ट मेथड भी तो यूज कर सकता हूं मैं। ओपनिंग कॉस्ट एंड इस साल की प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों ऐड करके, दोनों को 2,04,000 यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट एवरेज कर सकता हूं। तो दैट विल बी योर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो जैसे आपका कॉस्ट मेथड बदलेगा वैसे आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बदलने वाला है। ये उस पॉइंट पे वापस जाके पढ़ेंगे, बट इस क्वेश्चन में यही एक इंपॉर्टेंट बात है, बाकी क्वेश्चन एकदम फालतू है।
Shall we start solving it? चलो, let's start. Write down. Aditya Industries cost sheet for the month of दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं. आदित्य इंडस्ट्रीज कॉस्ट शीट फॉर द मंथ, इतना ही लिखना. लिख रहे हो सब लोग? आदित्य इंडस्ट्रीज कॉस्ट शीट फॉर द मंथ. बच्चों, हम कॉस्ट शीट बनाते समय हमेशा अगर यूनिट्स में डेटा दिया है तो क्या करने वाले हैं, हमेशा हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में वो कैलकुलेशन लिखने वाले हैं. इज इट राइट? तो ओपनिंग स्टॉक, ऑब्वियसली किसका ओपनिंग स्टॉक है? ये फिनिश गुड्स का. कितने यूनिट्स का है? 10,000 यूनिट्स का. राइट. एड प्रोडक्शन, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हमने? 1,94,000 यूनिट्स. फिर टोटल कितना हुआ बच्चों? 2,04,000 यूनिट्स. फिर हम लेस करेंगे सोल्ड यूनिट्स, 1,60,000 यूनिट्स. तो बचेंगे 44,000 यूनिट्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक. पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड 2 कॉलम्स, रुपीज रुपीज. पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड 2 कॉलम्स, रुपीज रुपीज. पॉइंट नंबर ए. शैल वी स्टार्ट? दोस्तों क्या हुआ? नाराज हो? छुट्टी नहीं मिली इसलिए? देखो ऐसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके भी यहाँ पे बैठना ही है. तो मैं क्या बोलता हूँ, हंसते हंसते बैठते हैं ना, क्या दिक्कत है? नहीं अंजलि जी, नाराज हो आप? नहीं ना? क्या हुआ फिर आपको? गुस्सा लग किए हो ऐसे लग रहा है, मेरी तरह शक्ल दिख रही है आपकी गुस्से वाली? नहीं ना? हाँ. सब लोग हो ना, ठीक हो ना? जाएंगे ना अभी थोड़े समय के बाद, घर ही जाने वाले हो, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं. यू आर गुड, कोई दिक्कत नहीं आपको. बाकी बॉयज भी आज मतलब खुश लग रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं, आज सब लोग खुश लग रहे हैं. धीरज भी खुश है आज. चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करें. हाँ, तो शुरुआत कहां से करेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से, करेक्ट है कि नहीं? तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. direct material consumed. How do we calculate it? We take opening stock first. ये तो रुपयों में दिया है, तो इसमें वो हमें फीफो लिफो के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. वैल्यूएशन करके दिया है तो वेरी गुड है. 12 लाख.
फिर उसके बाद नया मटेरियल परचेस लेना पड़ेगा जो कि यहां पे है बच्चों 1,44,00,000 एड मटेरियल परचेस, ठीक है, एंड देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि यहां पे है बच्चों 14 लाख रुपए। कैन यू सी? लेस करेंगे, चलो खड़ 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 करो और मुझे बताओ 1,42,00,000 आ रहा है। यस, पॉइंट नंबर बी। इसके बाद वापस जाएंगे यहां पे, ओपनिंग इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल कंसिडर कर लिया है मैंने, बाकी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दिए हैं, रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट कंसिडर कर लिया, जीएसटी पेड 7,20,000, ये हमें लेना ही नहीं है। इसके रिगार्डिंग एक नोट लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन में लिखना रह गया है, इस क्वेश्चन में लिखेंगे सिंस इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल दिस इज नॉट अ कॉस्ट टू कंपनी हेंस नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। ये ऐसे लिखना है, जो भी आइटम्स आप छोड़ोगे सॉल्यूशन में से वो हमें पता है इसलिए हमने छोड़े हैं, हमें आता नहीं है इसलिए हमने छोड़े हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स, डायरेक्ट वेजेस 36 lakhs 64,000। आगे बढ़ते हैं मित्रों, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे बच्चों। ये कहां से पता चला? अपने को लिस्ट दिया है अपने नोट्स में, उसमें है एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज। अब किसी पर्टिकुलरली ये पर यूनिट जा रहा होगा, कोई यूटिलिटी आइटम हम यूज कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसका खर्च है, ठीक है। सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है, अंडरलाइन करके एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज। हाउ मच इट इज? 1,45,600। डन डन डन। ओके, पॉइंट नंबर डी, प्राइम कॉस्ट। तो बच्चे बताएंगे प्राइम कॉस्ट कितना आता है। 1,42,00,000 प्लस 36,64,000 प्लस 145,600, 18 lakhs 1,80,09,600। पॉइंट नंबर ई, प्राइम कॉस्ट हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, एम आई राइट? तो लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम लोग कैलकुलेशन दिखाएंगे 21,600 आवर्स इंटू ₹8 पर आवर। सर ये क्या होता है 8 पर आवर? ये हम ओवरहेड चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। ओके, ये आपके ओवरहेड का रेट होता है, कैसे निकाला जाता है वो हमें सीखना है, डोंट वरी। 1,72,800। इज एवरीवन गेटिंग दिस नंबर? जब मैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करता हूं मुझे मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, बट शुड आई राइट इट और आई कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट हेडिंग? आंसर इज नो, बिकॉज आपके क्वेश्चन में WIP स्टॉक्स है, तो आपको कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ₹1,81,82,400। पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर जी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एड ओपनिंग WIP।
तो बच्चों ओपनिंग WIP कितना है? ओपनिंग WIP यहां पे है 18 लाख रुपीस, राइट? लेस क्लोजिंग WIP 16,04,000, राइट? तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP विल गिव यू नेट फैक्ट्री कॉस्ट. $1,83,78,400. पॉइंट नंबर आई. नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं? 5 आइटम्स ऐड करते हैं. वो पांचों है क्या यहाँ पे? क्वालिटी कंट्रोल तो नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है. ये जो है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो बोल रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जनरल एज्यूम करना. ओके, तो जनरल एज्यूम करेंगे. मार्जिन में लिख के रखना बच्चों ऊपर, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज एज्यूम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एज जनरल. लिख के रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, सब लोग लिखेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर एज्यूम्ड एज जनरल. तो जनरल मान लूंगा इसको मैं. तो जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, अब उसमें 5 आइटम्स है ही नहीं ऐड करने के लिए, तो अभी डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट के ही साइड में मैं लिखूं क्या यहां पे? स्लैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स. बोलो बच्चों, इसका मतलब अब मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बच्चों मुझे जरा बताओ कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स कौन से प्रोडक्शन का कॉस्ट है? इस महीने के प्रोडक्शन का कॉस्ट है. बट इस महीने के पहले आपके पास कितने यूनिट्स थे? 10,000 रेडी यूनिट्स थे फिनिश्ड गुड्स के, और उसकी कॉस्ट आपको दी है कि नहीं? 9,60,000 रुपए. ओके, अब मैं मान रहा हूं कि वो इस पीरियड में मैं बेचूंगा, इसलिए मैं वो कॉस्ट यहां पे ऐड कर रहा हूं, क्योंकि उस पीरियड का उस 10,000 यूनिट का सेल भी हमारे सेल्स में आने वाला है, इसलिए मैं कॉस्ट ऐड कर रहा हूं. एम आई राइट? बट जो अभी नए यूनिट्स बने हैं आपके, कितने हैं नए यूनिट्स? 1,94,000 यूनिट्स है. एग्री? और आपका इस महीने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इन नए यूनिट्स का ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स है. WIP की कॉस्ट एडजस्ट करने के बाद जो बचा हुआ कॉस्ट है वो फिनिश गुड्स का कॉस्ट है. यानी इतने पैसे खर्च करके आपने कितने यूनिट बना लिए? 1,94,000 यूनिट्स. तो बेटा इस कॉस्ट को जरा आप 1,94,000 से डिवाइड कर लो, तो इस महीने जो प्रोडक्ट बना वो कितने रुपए पर यूनिट में बना? 94.73. जो पिछले महीने बना था वो कितने रुपए पर यूनिट के हिसाब से बना था? 96. फर्क है बेटा, आपके पास दो दो लॉट है. अब एजम्पशन करो कि आप कौन से यूनिट से सेल करोगे. मैं फीफो मेथड से सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, बट एवरेज कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी जो ओपनिंग स्टॉक ऐड करने वाला हूं उसके बाद जो कॉस्ट आता है वो टोटल आपका 2,04,000 यूनिट का मानना पड़ेगा, और कॉस्ट स्प्रेड हो जाएगा सभी यूनिट्स के ऊपर, एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड अकॉर्डिंगली. ओके, तो बच्चों मैं फीफो मेथड से सॉल्व कर रहा हूं. ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ये गिवन है बच्चों, कितना है क्वेश्चन में? देखिए 10,000 यूनिट्स, 9,60,000. लगे हाथ लेस करूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ब्रैकेट में लिखूंगा बाय फीफो. ये वैल्यू करना है बच्चों, आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में. कैन यू सी? closing stock is missing, so you are going to value it. I know the quantity of closing stock. क्या क्या कैलकुलेशन लिखो बोलो?
अभी ये फीफो मेथड यूज कर रहा हूं, मतलब पहले वाला, मतलब मैंने इस साल 1,60,000 यूनिट बेचे हैं, उसमें से 10,000 यूनिट कौन से बेच दिए, वो जो ओपनिंग लॉट से थे, मतलब ये 9,60,000 यूनिट तो मैंने बेचे हैं, मतलब ये तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं रहेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक में जो गुड्स रहेंगे वो पूरे के पूरे इस न्यूली मैन्युफैक्चर्ड यूनिट में से रहेंगे। न्यूली मैन्युफैक्चर्ड यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है, 1,83,78,400। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1,94,000 units. Do you agree? And out of this 1,94,000 units, what are the units in your closing stock? 44,000 units still in your closing stock. So please calculate the value. Is it 4 lakh 16, no, 41 lakh 68,297? Yes, please write the number over there. 41 lakh 68,297. Point number K. Net factory cost of finished goods, add opening stock of finished goods, less closing stock of finished goods will give you cost of production plus opening stock of finished goods less closing stock of finished goods will give you cost of goods sold. One crore 51 lakhs 70,103, right? Point number L. Add administration overheads, ब्रैकेट में लिखेंगे जनरल। इसमें दो ओवरहेड्स है बच्चों, इसलिए मैं दोनों अलग अलग लिख रहा हूं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। $26,52,000 traveling allowance paid to office staff, $1,21,000। दोनों की टोटल इनर कॉलम में है, आउटर कॉलम में ले लो। 27,73,000। पॉइंट नंबर M. Cost of goods sold plus administration overheads will give you, no, wait, one more expenditure is to be added, that is selling and distribution overheads. Add selling and distribution overhead, डैश करके लिखूंगा selling expense. How much it is? 6,46,000. Point number N. Cost of sales. मित्रों, cost of sales चलो फटाफट टोटल करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,51,70,103 प्लस ये दोनों आइटम्स 1,85,00,000 89,103। वेरी वेरी गुड। पॉइंट नंबर O, सेल्स दिया है क्या क्वेश्चन में? Have they given you sales information? कहाँ पे? प्रॉफिट दिया है, डिजायर्ड प्रॉफिट इज हाउ मच, 15% ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट लिखूंगा। कितना आएगा प्रॉफिट? धीरू कितना आएगा प्रॉफिट?
15% है। हम्म 13.04%, मतलब परसेंटेज गलत है ये। यस सर, इट इज 15% ऑन सेल्स बोला है हमारे सामने। कौन कौन नालायक इस 1,85,00,000 में नहीं 15% ऐड कर रहा है? ये बच्चों वाले खेल अभी आईसीए ने हमारे साथ खेलने बंद करने चाहिए, हाँ या ना? हाँ, तो 15% ऑन सेल्स मतलब 100 रुपए का सेल्स मान लो, तो 15 रुपए प्रॉफिट उसमें होता है, तो कॉस्ट कितनी होगी? 85। तो 15 रुपीज का प्रॉफिट होता है 85 के कॉस्ट के ऊपर, और हमारी कॉस्ट है 1,85,00,000। सब लोग समझ रहे हो ना? अभी ब्रांच अकाउंट वगैरह ये सब पढ़ा है, फाउंडेशन में हमने ये 50,000 बार किया है। इज इट राइट? तो बच्चों प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15/85 ऑन कॉस्ट। परसेंटेज जरा राउंड नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ 15/85 लिखो ना, 17.64 समथिंग आता है। इज इट राइट? ऑन कॉस्ट। तो चलो प्रॉफिट निकालते हैं। 1,85,89,103 इंटू 15/85। सबको समझ में आया क्या? कितना आता है ये बच्चों? आई रिपीट वंस अगेन, प्लीज प्लीज जरा कॉन्सेंट्रेट करना, बार बार नहीं बताऊंगा ये। क्वेश्चन में आपके क्या बोला है कि अगर आप 100 रुपए का सेल्स करते हो, जरा आंखें खोल के पढ़ना सीखो। 15% ऑन सेल्स है, 15% ऑन सेल्स है, मतलब इनके प्रॉफिट मार्जिन की इंफॉर्मेशन क्या दी है कि ये 15% कमाते हैं सेल्स के ऊपर। तो मैं 100 रुपए का सेल्स मानता हूं, तो प्रॉफिट कितना होगा? 85। तो कॉस्ट कितना होगा? सॉरी, प्रॉफिट कितना होगा? 15। तो कॉस्ट कितना होगा? 85। बच्चों ये 15% मैं इस नंबर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट है। अगर आपका प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स है, देन हाउ कैन यू मल्टीप्लाई कॉस्ट इनटू 15%? गलत हो जाएगा वो। इसलिए आपको रेशियो अब कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। 15% ऑन सेल्स का मतलब क्या होता है? अगर 100 रुपए सेल है तो 15 रुपए प्रॉफिट है, तो 85 कॉस्ट है ना मेरा। तो यही सेम डेटा यूज करके मैं कॉस्ट के ऊपर का भी रेशियो निकाल सकता हूं ना। तो कॉस्ट के ऊपर मैं कितना कमाता हूं? 15 रुपए कमाता हूं। 85 के कॉस्ट पे मैं 15 कमाता हूं। 15% ऑन सेल्स मतलब क्या? 15 रुपए कमाता हूं सेल्स के ऊपर, 100 रुपए के सेल्स के ऊपर, मतलब 15%। सिमिलर तरीके से 15 रुपए का प्रॉफिट मैं कॉस्ट के ऊपर यानी 85 पे कमाता हूं। इसका मतलब मैं कितना कमाता हूं? 17% ऑन कॉस्ट, 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बट मैं क्या बोलता हूं, पॉइंट में नंबर आ रहा है, तो आप लोग ऐसा मत करिए कि परसेंटेज लिखने में समय जाएगा। मैं बोलता हूं 15/85 लिखिए ना, क्या दिक्कत है? 15/85 ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट है अपने पास, उसका 15/85 हमारा प्रॉफिट है। तो कितना आता है प्रॉफिट? 32,80,430। एग्री? एंड व्हेन आई ऐड प्रॉफिट, व्हाट आई विल गेट? सेल्स। टू करोड़ 18,69,533। सब लोग सहमत हो? बात खत्म। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। इज क्वेश्चन इजी चैप्टर? हाँ, जिनको ये 15/85 का कंसेप्ट नया है, जिनको लग रहा है कि ये मुझे पता नहीं है, तो कृपया करके कहीं ना कहीं पे ये नोट लिख के रखना। देखो ये 15/85 मैंने कैसे निकाला, वो लिख के रखना बच्चों। 15/85 ऑन कॉस्ट। चलो सब लोग हो मेरे साथ? अब लिखना नोट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। नोट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, पहले नोट लिखो, एग्जाम में लिखने हैं वो। वेट 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 वेट, नोट्स लिखो, नोट्स। नोट्स
कौन सा नोट लिखना था हमें? लिखो, सिंस ITC of GST, since ITC of GST is available, since ITC of GST is available, this is not a cost to the manufacturer. This is not a cost to the manufacturer, hence not included in the cost sheet. Hence not included in the cost sheet. आगे बढ़ू, नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे, नोट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. Valuation of closing stock of finished goods in rupees is important in this question. Is important in this question. बच्चों इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है, बाकी सब तो फालतू चीजें हैं. और एक इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? एक्सपेंसेस पेड ऑन यूटिलिटीज, बट वो आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. मार्जिन में लिख के रखना बच्चों, ये नोट जरा पेंडिंग रखो, पहले मार्जिन में जाके लिख के रखो. एक्सपेंसेस पेड ऑन यूटिलिटीज, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. बच्चों मैं ये मार्जिन में जो नोट्स लिखवाता हूं ना, ये आपको लास्ट के आधे घंटे में, 1 घंटे में पेजेस फ्लिप करके पढ़ना है. पेजेस फ्लिप करके पढ़ना है. मान लो लास्ट आधा घंटा रह गया है, एग्जाम को जाना है मुझे, ये ऐसे पॉइंट्स पढ़ के जाओ. क्योंकि क्या होता है जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो इन पॉइंट्स के ऊपर हमारी नजर नहीं होती है. बट मान लो नहीं, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, पूरा एक बार रिवीजन हो चुका है, ये पॉइंट्स पढ़ लो बैठे बैठे. कभी मान लो 15-20 मिनट है अपने पास ब्रेक के एक्स्ट्रा, ये पढ़ लो मार्जिन वाले पॉइंट्स. क्या होता है, ये रिपीटेडली पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में रह जाएंगे. एंड एग्जाम में मान लो ये सडनली क्वेश्चन आ जाएगा, तब आप एकदम फंसोगे नहीं. तब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे याद है कि ये नोट लिखा हुआ था मैंने. तो ये जो मार्जिन है ना, इसका उपयोग करो, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएंगे. प्लस ये जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी नोट्स लिखवा रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व तो कर लोगे. अगर मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद को सॉल्व करने के लिए बोला होता, तो आप क्या करते? यहां पे आके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते? आप एक्सीडेंटली 1,83,00,000 ही लेने वाले थे, या फिर आप स्टक हो जाते यहां पे कि मैं कौन सी वैल्यू ले लूं. तो ये डिपेंड करता है, ये आंसर डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है. फीफो मेथड हो रहा है या एवरेज कॉस्ट मेथड हो रहा है, इसी बारे में ये नोट एडिशनल लिखवा के दे रहा हूं. क्योंकि फ्यूचर में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर इस नोट में मिलेगा. क्लियर है क्या? चलो लिखे नोट. तो क्या लिखा था हमने? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन रुपीज इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. फुल स्टॉप. 2 मिनट बोलू. हाँ, क्वांटिटी में दिया है क्लोजिंग स्टॉक या नहीं दिया है? नहीं दिया है, वो भी नहीं दिया है, वो हमने निकाला था. वो देखो ऊपर क्वांटिटी पता है 44,000 यूनिट्स की है, बट अमाउंट भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि कॉस्ट शीट में अमाउंट लिखना है. तो रुपीज में कैसे वैल्यू करना है 44,000 यूनिट्स को, उसकी चर्चा हो रही है. चलो फुल स्टॉप लेके आगे बढ़ते हैं. एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन you need to think about method of valuation of closing stock. Method of valuation of closing stock.
that is FIFO, LIFO, average stock, average cost, average cost, full stop. सर लेकिन LIFO तो AS2 में सजेस्टेड ही नहीं है ना, क्या वो आप वही सोच रहे थे क्या? वो AS2 अकाउंट्स में होता है बेटा। कॉस्ट में भी मोस्टली इंस्टीट्यूट ने कभी LIFO पे प्रश्न पूछा नहीं है, बट हम प्रिपरेशन करके जाएंगे, क्योंकि LIFO में कैलकुलेशंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। बताओ मुझे, अगर LIFO मेथड होता तो आप 1,60,000 कहां से बेचते? नए प्रोडक्शन में से। तो 194 का नया प्रोडक्शन है, उसमें से 160 गया तो बचा कितना? 34,000 यूनिट्स। एंड वो 10,000 जो पहले से थे वो आपके पास वैसे ही पड़े रहेंगे। तो आपके 44,000 यूनिट्स का वैल्यूएशन इस बार कैसे होगा? 34,000 यूनिट्स को नए रेट से वैल्यू करना पड़ेगा, एंड 10,000 यूनिट्स का 9,60,000 ही लिखना है कि नहीं? ये भी ऑप्शन हो सकता है। कॉस्टिंग में ऐसा कोई रूल नहीं है, स्टैंडर्ड वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में। कॉस्टिंग में LIFO भी पूछा जा सकता है। इंस्टीट्यूट बहुत होशियार है। क्या करता है इंस्टीट्यूट? प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की करवाता है, एंड एग्जाम में क्या करता है पता है? यहां पे सिर्फ नॉट ऐड कर देता है। वो वाला केस हमने किया ही नहीं होता है, फिर बच्चे डर जाते हैं क्या करूं। इसीलिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसीलिए वो नोट इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए कि सिंस इट इज नॉट अवेलेबल, सेट ऑफ इज अवेलेबल, इट इज नॉट अ कॉस्ट टू मी। अगर सेट ऑफ अवेलेबल नहीं होता तो ये टैक्स मुझे वापस डिडक्ट करने का चांस ही नहीं मिलता। इसका मतलब क्या? ये मैंने पे किया, मैं क्यों टैक्स पे करूं? मैं मेरे कस्टमर को लगाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? इनकम टैक्सेस आपके इनकम के ऊपर होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरा कहां पे? यूज कौन करने वाला है प्रोडक्ट? कस्टमर। मैं उसका टैक्स क्यों भरूं? मैं ऐड करूंगा कॉस्ट में, सब लोग ऐड करेंगे, मैं नहीं, सारे बिजनेसमैन ऐड करेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिसको सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है, सबको अवेलेबल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, सब लोग हो मेरे साथ? तो वेट एवरेज कॉस्ट लिखा, डैश फुल स्टॉप। ओके, अगले लाइन पे लिखना आप, मोस्टली यूज FIFO मेथड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मोस्टली यूज FIFO मेथड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। Stock as per FIFO method is calculated in above cost sheet. Stock as per FIFO method is calculated in above cost sheet. Stock as per FIFO method is calculated in above cost sheet. Full stop. नेक्स्ट लाइन पे लिखना, बट इफ यू फॉलो एवरेज कॉस्ट मेथड, if you follow average cost method, closing stock will be calculated as follows. Closing stock will be calculated as follows. तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? 9,60,000। मैं देखूंगा ही नहीं कि कौन से लॉट से बेच रहा हूं, एम आई राइट? बिंदास मैं सारे कॉस्ट को ऐड कर दूंगा और एवरेज आउट कर दूंगा। तो 9,60,000 मेरा ओपनिंग कॉस्ट है, और मेरे नए प्रोडक्शन का कॉस्ट 1,83,00,000 लिखना है आपको, 78,400 है। इज इट राइट? एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स मेरे पास पहले से थे, और नए वाले 1,94,000 यूनिट्स मैंने बना लिए। इसका मतलब मेरा एवरेज रेट पर यूनिट कितना पड़ता है? 94.79। द मोमेंट यू चेंज द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक, योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल चेंज, योर प्रॉफिट विल चेंज, योर नेक्स्ट आंसर विल चेंज। तो क्वेश्चन में अगर एवरेज कॉस्ट बोला तो ऐसे स्टॉक का कैलकुलेशन दिखा, ओके? बट ये स्टॉक पर यूनिट है, ₹94.79 पर यूनिट है।
Therefore, closing stock will be equal to 44,000 units into 94.79, which gives you 41,70,760 का स्टॉक। बोलो मित्रों, नेक्स्ट लाइन पे लिखो, एक लाइन ब्लैंक छोड़ के लिखो। इफ यू यूज LIFO मेथड, stock of 44,000 units will consist of 34,000 units from newly produced units, will consist of 34,000 units from newly produced units and 10,000 units from opening lot and 10,000 units from opening lot. Therefore, cost of closing stock is equal to, बच्चों आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है न्यूली प्रोड्यूस्ड यूनिट्स की? 1,83,78,400। ये कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का खर्चा है? 1,94,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का खर्चा है, इनटू इसमें से खाली 34,000 यूनिट्स ही बचे अपने पास, तो ये आ जाता है 32,20,956। एंड आउट ऑफ ओपनिंग 10,000 यूनिट्स आपके पास है, बराबर है ना, जिसकी अमाउंट आपको दी है 9,60,000, वो एज इट इज रहेगा। तो टोटल 44,000 यूनिट्स का स्टॉक होगा, जिसकी रुपयों में वैल्यू होगी 41,80,956। स्टॉक बदला, प्रॉफिट बदला, स्टॉक बदला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बदलेगा, प्रॉफिट भी बदल जाएगा। क्या गलत किया क्या मैंने? बराबर है ना? आई बात समझ में बच्चों? चलो, दिस क्वेश्चन इज ओवर नाउ। सभी एंगल से सोच के रखा हमने, फ्यूचर में कोई ऐसा ट्विस्ट आया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आज का होमवर्क है। पढ़ता हूं, एक्सप्लेन करता हूं और होमवर्क देता हूं, घर जाके सॉल्व करना है। प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कॉलम्स कौन से बनाने हैं, सोचो। आई एम गिविंग यू अ फ्री हैंड, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आंसर निकालने का प्रयास करो, नहीं आया तो मैं हूं कल, बट ये क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? एंड बिना देखे सॉल्व करना है। मैं सॉल्यूशन गूगल ड्राइव के फोल्डर में ड्रॉप करके रख देता हूं आज ही, बट डोंट डाउनलोड इट। See, the important thing of this subject you have to understand is, मेरे दिमाग से आइडिया आना चाहिए। ये स्टॉक की एडजस्टमेंट जो अभी मैंने लिख के दी, वो पहला क्वेश्चन था। आपको वहां पे अटकना चाहिए, तब समझेगा कि हाँ ये यहाँ पे आके ये सोचना पड़ता है। और फिर मेरा दिमाग जब सोचेगा ना वैसे,
तो मैं एग्जाम रेडी हूं। ओके, आज जाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है। मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूं इसको, या रहने दो। मुझे, मैं अगर सच बोलूं ना, मेरा मन तो कहता है कि नहीं, कुछ एक्सप्लेन वगैरह नहीं करना है, आप देखो। देखो फिर कल देखते हैं, कल पूरा एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन, ठीक है। कल मैं सॉल्यूशन ओपन करूंगा, इसका चर्चा करूंगा, जिनका आंसर बराबर आया, प्रेजेंटेशन वगैरह फ्री हैंड, जो भी करना है वो करो। मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो इसको, इसलिए मैंने मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कंसेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो जरा गलत हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप बिंदास इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चेक, प्रेजेंटेशन कैसे करूं, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा आपका। गिव यूरसेल्फ अ फ्री हैंड, पहले रफ में सॉल्व करो, जरूरत पड़ी तो देख लो आपको ऐसे कैसे करना है। मैं बोलता हूं रफ भी कुछ नहीं, डायरेक्टली फेयर में सॉल्व करना है, मस्त लिखना है, क्या प्रश्न पूछा है पहले वो पढ़ना है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ, कॉस्ट शीट ही बनाना है, क्या दिक्कत है, आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल, तो दो कॉस्ट शीट बनेगी अभी, 30% कैपेसिटी लेवल पे एंड 100% कैपेसिटी लेवल पे। शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो आपको टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट पूछा, ऑब्वियसली कॉस्ट शीट में टोटल कॉस्ट आता ही है लाइन पे, बट कॉलम होंगे 30% एंड 60% वाले, दो कॉलम बनाने पड़ेंगे इस बार आपको। इज इट राइट? अरे बोलो ना बच्चों, दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्लियर है क्या? फाइन, चलो करो आप लोग, थोड़ा सा मुझे क्या बोलते हो, हार्ड हार्ड करके आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं आया तो कल चर्चा करेंगे, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, सब लोगों ने नोट कर लिया क्या? मुझे कल क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपके बुक में चाहिए, इसमें कोई अगर इन नहीं है तो यू कैन गेट आउट राइट नाउ। आर यू इन? धीरज, कल मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपके बुक में चाहिए, ओके। ड्राइव पे मैं सॉल्यूशन अपलोड करके रखूंगा, आप सॉल्व करोगे और फिर चेक करोगे, चीटिंग मत करना, वो कॉपी करके मत आना नालायक को, फिर इस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है। हम एक प्लानिंग कर रहे हैं, क्या अच्छा मार्क्स लाना है हमें कॉस्टिंग में, तो इट इज रिक्वायर्ड कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाए, ओके। पक्का करके आओगे बिना देखे, और जो इस एक्टिविटी में ऑनेस्टी दिखाएगा उसको मार्क्स आएंगे बाद में। मुझे एग्जाम होने के बाद जब आपको अच्छे नंबर आएंगे ना, तब प्रेज कर लेना कि सर आपने हमें इंडिपेंडेंट बनाया, बहुत अच्छा हुआ। आप उन सर जैसे नहीं हो जो स्पून फीडिंग करते हैं। सारे क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व करके क्या करूं, आपको भी तो कुछ सॉल्व करना पड़ेगा ना, अरे बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, शुरू करूं? क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया? हाँ, ये एग्जाम अपने पास नहीं है क्या क्वेश्चन? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है आपके आईसीए के मॉड्यूल का, और पीडीएफ भी शेयर करता हूं। आईसीए के मॉड्यूल का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। पर फिर भी मैं आज पीडीएफ शेयर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे सब लोग। XYZ लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, टॉयज बनाती है कंपनी। इट कैन प्रोड्यूस 4,20,000 टॉयज at its 70% capacity on per annum basis. XYZ Limited is engaged in manufacturing of toys. It can produce 4,20,000 toys at its 70% capacity on per annum basis. यानी पूरे साल में 70% कैपेसिटी पे काम करते हैं। और कितने टॉयज बनाते हैं? 4,20,000 टॉयज बनाते हैं। क्या मुझे बता सकते हो अगर इन्होंने 100% कैपेसिटी से काम किया होता तो कितने टॉयज बना सकते थे? वेरी गुड, 6 लाख का 70% 4,20,000, मतलब आलसी है ये नालायक। आपकी भी तो है 100% कैपेसिटी से 16 घंटे काम करने की कैपेसिटी, बट आप कितने घंटे अभ्यास करते हो, पढ़ाई करते हो? 2 घंटे। तो आप 2/16 यानी 12% कैपेसिटी पे काम करते हो।
12.5% कैपेसिटी पे काम करते हो, रिजल्ट कैसे आएगा बच्चों? सर हम दिन भर क्लास में होते हैं, क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास के बाद घर जाके जो पढ़ाई करनी है उसकी बात कर रहा हूँ। संडे को क्लास नहीं होता है, संडे छुट्टी होती है सर, 0% कैपेसिटी। एनीवे आगे बढ़ते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 70% कैपेसिटी पे हम 4,20,000 टॉयज बना सकते हैं, इतना तो समझ में आया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, समय वेस्ट नहीं होगा आपका, बहुत समय बचेगा। डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच टॉय शुड बी सोल्ड टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट। यानी आपको जो अपेक्षित प्रॉफिट है ना, कितना है बताया होगा ना कहीं पे, वो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा। ओके, पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच टॉय शुड बी सोल्ड, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है। सेकेंड क्वेश्चन, गिवन द अबव सिनारियो, एडवाइस वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट एन ऑफर टू सेल ईच टॉय एट 130 पर टॉय एंड 129 पर टॉय। वो आप बाद में देखेंगे, समझ में आया? मतलब मुझे कॉस्ट पर टॉय भी पता होना चाहिए, तो मैं 130 में बेचूं कि नहीं बेचूं ये पूछना है, ये आपको बताना है, एडवाइस करना है। रियल कॉस्टिंग यहां से मतलब देखो अभी क्वेश्चन के कैसे जो प्रेजेंटेशंस है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो कैसे बदल रहे हैं। मतलब आप कॉस्ट शीट का उपयोग करके आप बाकी का डेटा निकालने वाले हो, ठीक है ना, और आंसर करने वाले हो कंपनी को कि क्या करना है। दिस इज द यूज ऑफ कॉस्ट शीट, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ओके, चलो खैर, अब मैं क्वेश्चन पढ़ लूं। हाँ, तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मैं कॉस्ट शीट बनाता हूं, टोटल सेल्स मिल जाएगा। टोटल सेल्स को मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 4,20,000 से डिवाइड करूंगा, हो जाएगा। तो मुझे अगर टोटल कॉस्ट मिल जाती है, प्रॉफिट डिजायर्ड मुझे दिया जाता है, तो टोटल कॉस्ट में मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा, बस सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, उसको 4,20,000 से डिवाइड करूंगा। देखते हैं, बट सब डेटा होना भी चाहिए। कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो एक साल का डेटा है, एक साल में मैं 70% कैपेसिटी से काम करके कितने यूनिट बनाने वाला हूं, 4,20,000 यूनिट बनाने वाला हूं। मतलब ये एडवांस में कैलकुलेशन कर रहे हो या ईयर हो चुका ही है? एडवांस में कैलकुलेशन हो रही है। मैंने बोला था ना, कॉस्ट शीट एडवांस में भी बना सकते हैं, एंड में भी बना सकते हैं। एंड में बनाता तो सेल्स हुआ होता ना, तो आपको सेलिंग प्राइस क्यों पूछते? इस बार हम एडवांस कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, इट हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल ₹60 पर यूनिट, 4,20,000 यूनिट का तो आराम से कैलकुलेशन कर पाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो ना रे बच्चों। डायरेक्ट लेबर ₹30 पर यूनिट, वेरी गुड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इनडायरेक्ट ओवरहेड्स फिक्स्ड 65,50,000 पर एनम, कुछ भी करो, 4,20,000 यूनिट बनाओ, 6 लाख यूनिट बनाओ, या फिर 0 यूनिट बनाओ, फिक्स कितना है, खर्चा इतना होना ही है। मतलब आपको क्वेश्चन में 65,50,000 पकड़ना ही पड़ेगा ना। और ये इनडायरेक्ट ओवरहेड है, कौन सा ओवरहेड है बताया ही नहीं है, फैक्ट्री ही मानना पड़ेगा, फैक्ट्री ही मानना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है अपने पास? प्रोडक्शन कॉस्ट में ले ही लेते इसको, बोलो हाँ या ना। वेरिएबल 15 रुपए पर यूनिट है, देखो वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 15 रुपए पर यूनिट। ये तो आराम से निकाल लूंगा, 4,20,000 यूनिट बना दिए इंटू 15, दैट विल बी योर टोटल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल, डोंट वरी, स्टैम्प पेपर अभी निकालना नहीं है, मुझे पता है आप स्टैम्प के बारे में सोच रहे हो। नहीं 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 नहीं, 5 लाख पर एनम अप टू 60%। अगर आप 60% कैपेसिटी पे काम करते हो तो आपका सेमी वेरिएबल खर्चा कितना है, 5 लाख रुपए। एंड ₹50,000 फॉर एवरी 5% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ अप टू 80%। यानी 60 से 80% तक मैं काम कर रहा हूं इसी बीच में, तो हर 5% के लिए मुझे 50,000 से ओवरहेड्स बढ़ाने हैं।
इवन इफ मान लो आपकी कैपेसिटी 1% से बढ़ गई, और पार्ट देयर ऑफ बोला, देखो और पार्ट देयर ऑफ, मतलब आपकी कैपेसिटी 1% से भी बढ़ गई तो भी खर्चा कितने से बढ़ेगा? 50,000 से। हर 5% के लिए 50,000 से बढ़ता है। अब जैसे कि मान लो मैं 60% पे हूं, अभी काम कर रहा हूं, तो मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 5 लाख तो होने ही वाला है। बट द मोमेंट आई शिफ्ट टू 61% प्रोडक्शन कैपेसिटी, देन 1% से बढ़ गया ना, तो आपको क्या लगेगा? 5% के लिए 50,000 से कॉस्ट बढ़ता है, तो 1% के लिए 10,000 बढ़ेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है वो। ₹50,000 फॉर एवरी 5% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ, मतलब पार्ट में भी बढ़ गया तो भी 50,000 ही बढ़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए। मतलब मैं 62% पे हूं तो मेरा खर्चा कितना होगा जरा बताओ? 5 लाख प्लस 50,000। 63% पे 5,50,000। 64% पे 5,50,000। 65% पे 5,50,000। 66% पे 5,50,000 पहले था, प्लस और 50,000 बढ़ जाएगा। फॉर एवरी 5% कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50,000 रुपीज और पार्ट देयर ऑफ। बट ये कब तक चलेगा? अप टू 80% 50,000 से बढ़ता रहेगा। एंड देयर आफ्टर फॉर एवरी 5% 75,000 की, नहीं 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 सॉरी, देयर आफ्टर ₹75,000 फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। तो उसके बाद अगर पार्ट में भी बढ़ा या फिर 5% 10% से भी बढ़ा तो कितने की इंक्रीज होगी हर 10% के लिए? 75,000। मतलब 80% तक कितना खर्चा हो जाएगा? 60 से 80 जाने के लिए 5 के 4 स्लैब हुए, यानी 2 लाख रुपए बढ़ेंगे। तो 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख। एम आई राइट? एंड 85 पे जाओगे तो ऊपर के 10% तक 75,000 से बढ़ेगा, 7,75,000 हो जाएगा। समझ में आया क्या? 60% तक 5 लाख, उसके बाद हर 5% के लिए 50,000 की इंक्रीज। मैं 80% पे पहुंचता हूं तो 50 50 50 50 ऐसे 2 लाख से खर्चा बढ़ेगा। अब मैं 80% पे हूं तो 7 लाख रुपए का मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा। एम आई राइट? अरे बोलो बच्चों। हाँ, देन मैं अगर 82% पे जाता हूं तो हर 10% इंक्रीज के लिए 75,000 बढ़ने ही वाले हैं। हर 10% या फिर पार्ट देयर ऑफ के लिए 75,000 बढ़ने ही वाले हैं। तो मैं 80 के ऊपर जाऊंगा तो 75,000 रुपए खर्च बढ़ेगा, लेकिन वो कांस्टेंट कब तक रहेगा? 90%। एंड 90 के ऊपर जाऊंगा तो और 75,000 बढ़ जाएगा। हम कौन से कैपेसिटी पे है अभी? 70% पे है ना। हाँ, तो हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 60% तक था तो 5 लाख था ही, फिर उसके बाद हर 5% के लिए 50,000 से बढ़ेगा। हम कितने परसेंट से आगे हैं? 10% से आगे, तो 50 प्लस 50 यानी 1 लाख, तो मेरा 6 लाख आएगा। बात खत्म। सर इतना ही बताना था बेटा, आपके केस में एग्जाम्पल अलग अलग भी हो सकते हैं। इज इट राइट? चलो, तो 6 लाख रुपए हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट का पकड़ेंगे। ये तीनों के तीनों खर्चे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स मान लेते हैं। क्वेश्चन बोल ही नहीं रहे ना नालायक, कौन से ओवरहेड्स है। ओके, तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स मान लेता हूं क्योंकि मुझे पैसे वसूलने ही है। ओके, कंपनी डिजायर्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 25 लाख फॉर द ईयर। ये भी कर लूंगा, प्रॉफिट ऐड कर दूंगा टोटल कॉस्ट में, फिर मुझे सेल्स मिल जाएगा। बोलो ना बच्चों। कंपनी हैज प्लान दैट द फैक्ट्री विल ऑपरेट एट, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। देखो, जिंदगी चल रही थी ठीक से और ये लाइन बीच में आ गई, बात खत्म। सब प्लान बदलना पड़ेगा। ओके, अब मजा आएगा। कंपनी हैज प्लान्ड दैट फैक्ट्री विल ऑपरेट एट 50% ऑफ द कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर। लगता है राजा महाराजा के जमाने की कंपनी है। कंपनी ने प्लान किया है कि हम पहले 6 महीने में सिर्फ 50% लेवल पे ही काम करेंगे।
वाह बेटा मौज कर दी। एंड एट 75% कैपेसिटी फॉर फर्दर 3 मंथ्स, उसके बाद 75% पे काम करेंगे। एंड फॉर द बैलेंस 3 मंथ्स फैक्ट्री विल ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी। मेरा प्रश्न समझिए बच्चों, ये लाइन, ये आंसर मुझे जो देगा, अभी मैं आपको 5 मिनट दूंगा, सोचना, पहले समझ लो, सिचुएशन को समझ लो, गड़बड़ मत करना। अगर आप पूरे साल भर के लिए 70% कैपेसिटी पे काम करते हो तो कितने यूनिट प्रोड्यूस हो सकते हैं? 4,20,000 यूनिट। पूरा मन लगा के 1 डे से 365 डे तक 70% कैपेसिटी कंसिस्टेंट। आजकल इंस्टा पे नया ट्रेंड चल रहा है, कंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं? कशित कशित। नहीं देखा आपने? अभी आपका मोबाइल फोन मेरी बात सुन रहा है, आएगा आपको रील वो, जान दो, वो भाड़ में जाओ दो इंस्टाग्राम। मैं क्या बोल रहा था बच्चों? अगर मैं कंसिस्टेंटली 70% से काम करता रहूंगा पूरे साल भर, तो 4,20,000 यूनिट बनते हैं, ऐसा आपके क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं ऊपर? लेकिन मेरा प्लान कैसा है? पहले 6 महीने में मैं 50% कैपेसिटी पे काम करूंगा, अगले 3 महीनों में 75% कैपेसिटी पे काम करूंगा, मेरी कंपनी मेरा डिसीजन। एंड उसके अगले 3 महीने में मैं 100% से काम करूंगा। तो मैं कितने यूनिट बना पाऊंगा? क्या 4,20,000 यूनिट बन सकते हैं ऐसा करके? मेरा प्रश्न समझा क्या आपको? क्या 4,20,000 यूनिट बन सकते हैं क्या? कैसे बनेंगे ऋषिता जी? सिंपल सी बात है, अगर आप 70% कैपेसिटी पे पढ़ाई करते हो, ओके, 16 घंटे इंटू 70%, 11 घंटे। ऋषिता जी ध्यान दे रहे हो आप? सब लोग ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? अगर आप 11 घंटे रोज की पढ़ाई करते हो तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। लेकिन आप हो, मतलब सब लोग आप हो, आपने बोला कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते, पूरे साल भर कौन 11 घंटे पढ़ेगा, हट। मैं पहले 6 महीने में कितने परसेंट कैपेसिटी पे पढ़ूंगी? 16 घंटे का 50%, 8 घंटे ही पढ़ूंगी। धीरे धीरे होता है भाई, अपने को पूरा साल भर 11 घंटे नहीं होता है। पहले 6 महीने 8 घंटे पढ़ूंगा, फिर उसके अगले बार 3 महीने 75% पे काम करेंगे, यानी 16 इंटू 75%, 12 घंटे काम करूंगा। एंड उसके बाद 16 इंटू, मैं 16 घंटे काम करूंगा, तो सिलेबस कंप्लीट होगा क्या? देखना पड़ेगा, है कि नहीं? जरा एग्जाम्पल फंस गया शायद। मुझे बस चाहिए कि आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकोगे। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट, ओके, तो आपके कुछ टॉपिक ऑप्शन में रह जाएंगे, मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बोला? पूरे साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो 70% से, तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, तो आप 4,20,000 यूनिट बना सकते हो। अगर आपका कंसिस्टेंसी नीचे आ गया, मतलब सॉरी कैपेसिटी नीचे आ गया, मतलब आप उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे। एम आई राइट और नॉट? तो आप मुझे बताओ कि पूरे साल में कितने यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है फैक्ट्री से? 1-2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4,12,500 यूनिट बन सकते हैं, खलास। बस ये जिसको समझ में आया, बात खत्म। यानी आप 4,12,500 यूनिट बना सकते हो पूरे साल भर में काम करके। आसान है बच्चों, मैं बताऊंगा एकदम आसान लगेगा। फिर भी जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं निकाला, यू कैन ट्राई, नो प्रॉब्लम। ले लो 5 मिनट, यही क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म। उसके बाद कोई भी आंसर निकाल लेगा। क्या है? मल्टीप्लाई तो करना है कॉस्ट को, नंबर ऑफ यूनिट्स को। इस बार मैं 4,20,000 यूनिट बना ही नहीं सकता। क्यों? समझा क्या आपको? क्योंकि पूरे साल भर 70% से काम करूंगा तो ही बन सकता है। अभी जो इन्होंने कंडीशन डाले उसमें कितने यूनिट बन सकते हैं देखो ना आप लोग। पूरे साल भर, सुनिए ना, अभी चलो बता देता हूं। पूरे साल भर मैं 70% से काम करता हूं तो 4,20 बनते हैं। अगर मैं 100% से काम कर लूं तो कितने यूनिट बनेंगे? 6 लाख यूनिट बनेंगे। बट आप हो, आप क्या करने वाले हो? 6 लाख यूनिट 100% देता हूं मेरा तो बनते हैं। आर यू गेटिंग इट? हाँ चलो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल को ट्विस्ट कर देता हूं, अपने स्टडी वाले एग्जांपल को, अभी समझेगा। देखो कंसेप्ट, अगर 100% कैपेसिटी पे काम करते हो 16 घंटे रोज, तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है।
थोड़ा एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गया पिछली बार। अगर 100% कैपेसिटी पे काम करते हो तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। यानी यहां से आगे एक साल आप रोज 16 घंटे पढ़ो तो ही सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन आप हो, आपने क्या सोचा कि पहले कुछ दिनों में मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगी 6 महीने तक, फिर अगले 3 महीने में हम 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, और उसके अगले 3 महीने में हम 16 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो बताओ बेटा सिलेबस कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा ना। वैसे ही अगर मैं 100% पे काम करूं हर रोज तो 6 लाख यूनिट्स बन सकते हैं। लेकिन मैं हूं, मैं पहले 3 महीने में कितना काम करूंगा? ओनली 50% कैपेसिटी पे। इज इट राइट? यानी मैं 6 लाख में से कितने यूनिट बना पाऊंगा? 50% कैपेसिटी पे काम करता हूं तो 50% यूनिट ही बन पाएंगे, और वो भी 3 महीने में। तो 3 महीने का ही प्रोडक्शन, ये 12 महीने का प्रोडक्शन है 6 लाख। 6 मंथ्स है क्या? सॉरी 6 मंथ्स, यानी 6 लाख तो बन ही नहीं पाएंगे। सुनिए ना, एक मिनट एक मिनट, यहां पे ध्यान दो, समझना इंपॉर्टेंट है। 6 लाख इंटू 6/12, 6 लाख यूनिट कब बन सकते हैं? जी तोड़ मेहनत फॉर 12 मंथ्स। अगर मैं 100% से काम करूं पहले 6 महीनों में भी तो कितने यूनिट बनेंगे? 3 यूनिट ही बनेंगे, सॉरी 3 लाख यूनिट ही बनेंगे ना। आप रजनीकांत नहीं हो, पहले 6 महीने में ही पूरे साल का पढ़ाई करके खत्म करके बैठे हो। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप, अरे क्वेश्चन बोल रहे हैं ना बच्चों, सिंपल है ना बच्चों, क्यों दिमाग को परेशान कर रहे हो खुद के? सुन लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आप पूरी मेहनत करते हो, पूरे 12 के 12 महीने काम करते हो, तो मैक्सिमम कितने यूनिट बन सकते हैं? 6 लाख यूनिट ही बन सकते हैं, लेकिन पूरा साल काम करना पड़ेगा। 6 महीने काम करता हूं तो कितने यूनिट बनेंगे 100% कैपेसिटी पे? तो 3 लाख यूनिट ही बनेंगे, आधे यूनिट ही बनेंगे ना बेटा, आधे पीरियड में आधे यूनिट बनेंगे। बट हम पहले 6 महीने में क्या प्लान किया है? जो 3 लाख बना सकता हूं वो भी नहीं बनाऊंगा मैं मेरे 50% ही काम करूंगा। अब तो बनाओ कितने बनेंगे? 1.5 लाख से ज्यादा नहीं बन पाएंगे यूनिट। समझे कि नहीं समझे? यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे घुमाया देखो। अब कंपनी का प्लान है ना बेटा ऐसे प्रोडक्शन करने का है, तो कंपनी कितने यूनिट बना पाएगी टोटल? 4,12,500 यूनिट। तो आपको 4,12,500 दिमाग में रख के कॉस्ट निकालना है। हम हैं करके जाएंगे 4,20 का कॉस्ट शीट बनाएंगे, वहां पे डिवाइड करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, 0 मार्क मिलेगा, 0। हाँ, और उसके कारण आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बदलेगा, क्योंकि पहले 6 महीने में 50% पे हूं, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 5 लाख के हिसाब से निकलेगा। वो 5 लाख पूरे साल का है बेटा, उसमें 3 महीने का लेना पड़ेगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग। समझे कि नहीं समझे? धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, चलेगा? एक काम करते हैं, लंच ब्रेक करते हैं, खाना खाते हैं, और फिर बातें करते हैं। ये एक वर्किंग नोट बना के दूं अभी जो चर्चा की उसके ऊपर? ठीक है, चलो एक वर्किंग नोट बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड।
चलो बच्चों, आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का मुद्दा समझ में आया। यहाँ पे प्रोडक्शन अलग निकालनी पड़ेगी एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कंपनी पूरे साल भर 70% से काम करती ना तो 4,20,000 यूनिट बन जाते, बट अब 4,20,000 यूनिट तो नहीं बनेंगे, तो जो बनेंगे वो कितने में बेचने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अर्न दिस प्रॉफिट, वो अभी निकालना पड़ेगा, और उन यूनिट्स के लिए मुझे कॉस्ट शीट निकालनी पड़ेगी। तो लेट्स राइट डाउन स्टेप नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। that company is producing, that company can produce. During the year. नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे प्रोडक्शन फॉर द ईयर in units if company works at 100% capacity for whole year is equal to 6 लाख यूनिट्स। कैसे निकाला 6 लाख यूनिट्स? 4,20,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 70%। एग्री? अब ये जिनको नहीं समझ में आ रहा है जरा वो अपना कैलकुलेशन ठीक से समझेंगे। सुनिए, अगर मेरी कैपेसिटी 100 यूनिट्स बनाने की है, ओके, नहीं सॉरी, 70% कैपेसिटी पे हम 4,20,000 यूनिट बना सकते हैं। ये 70% कैपेसिटी पूरे साल काम करनी पड़ेगी आपको, तब जाके 4,20,000 यूनिट बनेंगे। तो 100% कैपेसिटी पे कितने यूनिट बनेंगे? 4,20,000 इंटू 100 बाय 70, इसका ही मतलब 4,20,000 डिवाइडेड बाय 70%। समझ में आया सबको? जिनको नहीं समझा वो ये कैलकुलेशन लिख के रखना, आपको आंसर मिल जाएगा 6 लाख यूनिट्स। क्या लिखा है जरा आंखें खोल के पढ़ लेना। प्रोडक्शन फॉर द ईयर इन यूनिट्स इफ कंपनी वर्क्स एट 100% कैपेसिटी फॉर द होल ईयर। पूरे साल भर 100% से काम करो, 100% दे दो अपना, तब जाके 6 लाख यूनिट बनेंगे। बट आप लोगों का 100% देने का मन नहीं है तो आपका प्रोडक्शन नीचे आएगा अभी। ओके, तो मैं अब इसको डिवाइड कर रहा हूं 3 पार्ट्स में। सब लोग हो मेरे साथ? लिखेंगे फॉर फर्स्ट 6 months number of units that can be produced if work done at 100% capacity is equal to 3 लाख यूनिट्स। अगर 100% कैपेसिटी पे पूरे साल भर के लिए काम करते हो
तो 6 लाख बनते हैं। पहले 6 महीनों में कितने बनेंगे फिर? 3 लाख यूनिट्स बनेंगे, आधे। मैं स्प्लिट करके दे रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में आपको ये कंफ्यूज करेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट लाइन पे, कंपनीज ऑपरेटिंग एट 50%, companies operating at 50% capacity for first 6 months. Therefore, production is equal to 3 lakh into 50%, which is equal to 1,50,000 units. बच्चों आई बात समझ में? 1,50,000 यूनिट्स। ये एग्जाम में लिखने का प्रेजेंटेशन नहीं है। एग्जाम में कौन सा लिखना है मैं बाद में देता हूं। ये फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत आई यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। मैं हर क्वेश्चन में ऐसा ही करता हूँ, जो उस क्वेश्चन में की पॉइंट है उसको अलग से हाईलाइट करके देता हूँ, आपको कोई क्वेरी नहीं आएगी फ्यूचर में। चलो आगे बढ़ू क्या? समझा ना सबको? एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, फॉर नेक्स्ट 3 months number of units that can be produced at 100% capacity is equal to, अगर 6 लाख यूनिट्स पूरे साल भर में प्रोड्यूस होते हैं तो कितना आएगा? 6 लाख इंटू 3/12, 3 महीने में कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं? 1,50,000 यूनिट्स। बट आप 100% पे काम थोड़ी कर रहे हो, आप अगले 3 महीनों में कितने परसेंट पे काम कर रहे हो? 70% पे, 75% पे, सॉरी। तो इन नेक्स्ट 3 months कंपनीज ऑपरेटिंग एट 75%, तो अब 1.5 लाख भी नहीं बना पाओगे। कितने बना पाओगे? 1,50,000 का 75%, 4,12,500, सॉरी 1,12,500, एक्सट्रीमली सॉरी, 1,12,500। आई बात समझ में? एंड फॉर नेक्स्ट 3 months सेम आएगा ना, नंबर ऑफ यूनिट्स that can be manufactured at 100% level, 100% capacity is equal to, सेम आएगा 6 लाख इंटू 3/12, 1.5 लाख यूनिट्स। समझे क्या बच्चों? बट आप हो लास्ट 3 महीने में क्या कर रहे हो आप लोग? इन नेक्स्ट 3 months कंपनी ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी विच इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 75%, सॉरी 100%, तो कितना आया ये? 1,50,000। यानी आखिरी 3 महीने में आपने पूरा काम किया तो पूरा प्रोडक्शन हो चुका है। इज इट राइट? तो बच्चों अब इन तीनों को जोड़ो वापस, दिस विल बी योर टोटल प्रोडक्शन।
ऐसे और भी क्वेश्चंस है, फ्यूचर में मुझे ये एक्सप्लेन ना करना पड़े इसलिए मैं नोट लिख के दे रहा हूं। ओके, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 4,12,500 यूनिट्स। Presentation to be used in exam. Production details. Right hand side units. Number 1, for first 6 months 6 लाख into 6 by 12 into 50%। ऐसा कैलकुलेशन दिखाना है आपको एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन करते समय। 1,50,000 यूनिट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। छः लाख इंटू 3/12 इंटू 75%, 1,12,500। ये एग्जाम में इतना लिखोगे तो बस बहुत है। फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 लाख इंटू 3/12 इंटू 100%, हाउ मच इट इज? 1,50,000। 4,12,500। इजी। तो अब आपको कॉस्ट 4,12,500 के एंगल से निकालना है, बट अगेन प्रॉब्लम क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट पहले 6 महीने का अलग आएगा, अगले 3 महीने का अलग आएगा, और उसके अगले 3 महीने का अलग आएगा। इज इट राइट? चलो, शैल वी स्टार्ट? एक काम करते हैं, दिक्कत मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ही आने वाली है, हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ही नोट निकाल लेते हैं ना। इज इट राइट? तो राइट डाउन स्टेप नंबर 2। भूख लगी है? भूख लगने दो, खाना और टेस्टी लगता है। मेरा टिफिन नहीं आया, चलेगा ना? मेरे हिसाब से ब्रेक अरेंज कर लेता हूँ। एक 5 मिनट बस, ज़्यादा समय नहीं। आ रहा है मेरा टिफिन आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, मैं बैठा रहूँगा, आपका लंच हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तब मैं खाना खाऊंगा, तो मैं लेट आऊँगा फिर अगले सेशन में। ठीक है, वो आप फिर गुस्सा हो जाओगे हमारे ऊपर। इससे अच्छा है कि एडजस्ट कर लेते थोड़ा सा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी वर्किंग नोट क्या लिख रहा हूँ? स्टेप नंबर 2, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेशन। सब लोग हो मेरे साथ? राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। प्रेजेंटेशन बनाइए, पर्टिकुलर्स फॉर फर्स्ट 6 months for next 3 months for next 3 months। पॉइंट नंबर ए, ऑपरेटिंग कैपेसिटी। बच्चे बताएंगे ऑपरेटिंग कैपेसिटी।
फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स कितनी है 50%, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स कितनी है 75%, एंड अगले 3 महीने के लिए 100%। करेक्ट। पॉइंट नंबर बी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर एनम, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर एनम क्या दिया है क्वेश्चन में जानकारी, अप टू 60%, वो हमेशा कितनी रहेगी 5 लाख रुपए। काम किसी भी लेवल पे करो 60% तक वो कितनी रहेगी 5 लाख रुपए। बोलो बच्चों 5 लाख, 75 में 60% है ही ना, तो 5 लाख पूरे साल भर के लिए 5 लाख रहेगी, और यहां पे भी कितनी आएगी 5 लाख। पर एनम लिख रहा हूं, पर एनम, डोंट वरी बाद में कन्वर्ट कर लूंगा 3 महीने में, पहले टोटल निकाल लो पर एनम, बाद ऐसा समझ लो कि 50% आप पूरे साल भर काम कर रहे हो, तो कॉस्ट कितना रहेगा 5 लाख रहेगा। ऐसा एज्यूम कर लो कि पूरे साल भर 75% काम कर रहे हो, तो कितना रहेगा 5 लाख प्लस आने वाला है, अप टू 60% वो 5 लाख है, बराबर है ना। हाँ नेक्स्ट लाइन पे 60 to 80% वो वेरिएट होता है ना। हाँ तो जब आप 50% पे काम कर रहे हो तो 60 to 80% का संबंध आता ही नहीं है, बट जब आप 75% पे काम कर रहे हो तो 15% ज्यादा हो गया ना। 60 to 80 मतलब कितना बढ़ेगा फिर 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख से बढ़ जाएगा ये, बोलो ना बच्चों। और ये हो जाएगा 100% माने 50,000 इंटू 4 प्लस 75,000 इंटू 2, यानी 2 लाख प्लस 1.5 लाख, 3.5 लाख से बढ़ जाएगा। नहीं सॉरी 60 to 80 50,000 इंटू 4 कितना 2 लाख आ जाएगा। एम आई राइट। एंड अबव 80% जब जाते हो आप लोग तो सिर्फ तीसरे कॉलम में आएगा कितना 1,50,000 पर एनम है, पर एनम। ओके, सब टोटल करता है, सब टोटल फॉर द ईयर। कोई ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है देन ऑल्सो यू आर वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही प्रेजेंटेशन यूज करना है जरूरी नहीं है। 5 लाख अगर आप पूरे साल भर 75% पे काम करते हो तो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 6,50,000 पूरे साल भर काम करते हो तो। एंड पूरे साल भर अगर 100% से काम करते हो तो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 8,50,000। एग्री, बोलो मित्रों। बट क्या आप पूरे साल भर ऐसा कर रहे हो, नहीं। एक्चुअल सेमी वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्चुअल पीरियड, तो मैं यहां पे कैलकुलेशन दिखाऊंगा। 5 लाख कितने महीने के लिए, मैं 50% से काम कर रहा हूं 6 महीने के लिए, तो इसका आधा आ जाएगा कितना 2,50,000। फिर उसके बाद 6,50,000 पूरे साल काम करूंगा 75% से, तो मैं कितने साल काम कर रहा हूं 3 महीने खाली, तो ये आ जाएगा 1,62,500। एंड फिर 8,50,000 इंटू 3/13, सॉरी 3/12, दिस कम्स टू 2,12,500। इन तीनों की टोटल करो बच्चों, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझा क्या बच्चों, जरा 2 मिनट सोच लो इसके बारे में, और कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है 6,25,000। बोलो ना बच्चों, एनी डाउट इन दिस, सब समझ में आ रहा है या सोचना बंद किए हो, कोई डाउट नहीं।
तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं तो आप सोचते नहीं हो फिर। सच में थैंक यू। बोलो ना बच्चों, डाउट नहीं है पक्का? क्या किया सब समझ में आ गया? ओके ग्रेट देन। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं। स्टेप नंबर 3, क्वेश्चन। गुस्सा नहीं धीरज, गुस्सा नहीं। उल्टा काउंटिंग करो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वहां पे मामा ने दरवाजा खोल दिया, मैं चला। चलो लिखो क्वेश्चन। स्टेप नंबर 3, फोन करता हूं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, सब लोग हो क्या मेरे साथ? क्वेश्चन पर्टिकुलर्स 2 मिनट का काम है, देखो खत्म हो गया। पर्टिकुलर्स पहले राइट हैंड साइड में प्रोडक्शन लिखना बच्चों, कितना प्रोडक्शन करेंगे हम लोग? कितना? 4,12,500 यूनिट्स। एंड सेल भी कितना करने वाले हैं? 4,12,500 यूनिट्स। तो स्टॉक कितना रहेगा? 0। तो इस बार स्टॉक की एडजस्टमेंट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। शैल वी स्टार्ट? राइट हैंड साइड रुपीज, एक ही कॉलम। लेट स्टार्ट। पहला कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल्स, consumed. Please show your calculation. Per unit it is 60 rupees. Per unit it is 60 rupees into 4,12,500। कितना आसान हो गया क्वेश्चन अभी। 24 लाख। बच्चों नाराज ना होना, खत्म करके ही जाएंगे। बी डायरेक्ट वेजेस लिखूं, जो है क्वेश्चन में वही लिखता हूं। डायरेक्ट लेबर यानी एम्प्लॉय कॉस्ट 4,12,500 इंटू 30, 1,23,75,000। सब लोग सहमत हो? सी अगला कॉस्ट कौन सा है? प्राइम कॉस्ट। हो गया ना? बोलो ना रे मित्रों, ऐसा आप नाराज ना होना प्लीज। कम ऑन। 247,50,000, 371, 25,000। राइट। पॉइंट नंबर डी, एड। अब दोस्तों हर बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मतलब जैसा आप लोगों ने पढ़ा है वैसा होने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे उन्होंने ओवरहेड्स के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो आई विल बी राइटिंग ओनली एड ओवरहेड्स एंड आई एम कंसिडरिंग ऑल ओवरहेड्स एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड ओवरहेड्स, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओवरहेड्स 3 टाइप्स में दिए इन्होंने, हमें क्या, हम इनर कॉलम में लिखेंगे फिक्स्ड। अब कितने भी यूनिट बनाओ बेटा, 4,20,000 यूनिट बना रहे थे, सुन रहे हो क्या? तब ये 65,50,000 था। अब मेरा प्रोडक्शन कम हो गया तो ओवरहेड्स भी कम कर दूं क्या? ये सेम ही रहने चाहिए। बस दुनिया जीत ली अपने। 65,50,000 सेमी वेरिएबल लिखता हूं फिर। वर्किंग नोट नंबर स्टेप नंबर 2 में निकाला हुआ है, कितना है वो? 6,25,000। एंड वेरिएबल अभी यूं चुटकी में कैलकुलेट कर लूंगा। 4,12,500 इंटू 15 रुपए, 61,87,000। बोलोगे?
500। देखो आप लोग सोच रहे थे बहुत समय लगेगा, 5 मिनट का काम खत्म। कितना आया टोटल? देखो दरवाजा भी खुल गया। हेलो हेलो। 133, 62, 500। मैं जाऊं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्लैश COGS, कॉस्ट ऑफ सेल्स ही लिख देता हूं ना, स्लैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाकी कोई ओवरहेड है ही नहीं। कितना आया है? 5 करोड़ 4,87,500। एग्री? कुछ अपेक्षा है प्रॉफिट की वगैरह? है ना, तो ऐड कर दो ना डिजायर्ड प्रॉफिट। कितना है सर आप ही बताओ, आपके बुक नोट्स में 25 लाख रुपए। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सेल्स। कितना आएगा? 5,29,87,500। राइट? पॉइंट नंबर H, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, टू बी सोल्ड, सॉरी। कितने यूनिट बेचना चाहते हो? 4,12,500। तो पॉइंट नंबर I, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। जो लोग 5,29,87,500 से 4,12,500 माइनस कर रहे हैं उनको सच में भूख लगी है। डिवाइड करो, डिवाइड। एक यूनिट कितने में बेचना पड़ेगा? पर यूनिट। साइड में लिखो पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल गया क्या? 128.45, यानी 128 रुपए 45 पैसे में आप गुड्स बेचोगे तो ही आपको डिजायर्ड प्रॉफिट मिलेगा। बोलो ना बच्चों, मतलब 128 रुपए 45 पैसे में बेचना है। अगर आपको सामने से आके कोई बोल रहा है कि 130 रुपीज में खरीदता हूं, तो क्या एडवाइस होगा आपका? क्या सर फालतू प्रश्न पूछा है ये? हाँ बोलेंगे। 128 से कम में किसी ने पूछा तो ना बोलेंगे, क्योंकि डिजायर्ड प्रॉफिट अपना उतना ही है। 130 में बेचने के लिए मैं हाँ बोलूंगा, 129 में भी बेचने के लिए मैं हाँ ही बोलूंगा। तो लिखो ना, एडवाइस ऑन डिफरेंट सेलिंग प्राइस, आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। आंसर ऑफ क्वेश्चन 2, एडवाइस ऑन डिफरेंट सेलिंग प्राइस। लिखो, कंपनी शुड एक्सेप्ट। बच्चों मैंने एक्सेप्ट बोला था, एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्सेप्ट मत लिखना प्लीज। कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर प्राइस ऑफ 130 एज वेल एज 129। ऑफर प्राइस ऑफ 130 एज वेल एज 129। कंपनी शुड एक्सेप्ट ऑफर प्राइस ऑफ 130 as well as 129 because it is above the targeted selling price. Because it is above the targeted selling price. दोस्तों खत्म हुआ क्या क्वेश्चन? Because it is above the targeted selling price. ओके मित्रों, चलो मित्रों लंच करते हैं। लंच के बाद मिलेंगे शार्प 2 बजे, ठीक है?